तो प्यारे बच्चों, महामारिया विद्रोह जो हम चैप्टर पर चर्चा कर रहे हैं उसी का चौथा भाग है आर्थिक सामाजिक कारण। पेज नंबर 49 विषय भूगोल विषय इतिहास। तो आर्थिक सामाजिक कारण अर्थात महामारिया विद्रोह के सिर्फ धार्मिक ही कारण नहीं थे, आर्थिक और सामाजिक भी इस विद्रोह का बहुत बड़ा कारण रहा है, इसे कोई नकार नहीं सकता है। तो चूँकि महामारिया लोगों पर अत्याचार किया गया था इसलिए महामारिया विद्रोह हुआ, पर ऐसी बात नहीं है। इस विद्रोह के आर्थिक और सामाजिक कारण भी थे। हम पहले ही जान चुके हैं कि महामारिया सत्र के अधिकांश शिष्य अर्थात विद्यार्थी जनजाति और शूद्र वर्ग के थे। अतः ये लोग अहोम शासन काल में प्रचलित पाइक प्रथा अर्थात बेगार प्रथा, पाइक प्रथा को हम बेगार, जो बिना पैसे के प्रथा को हम बेगार प्रथा के तहत राजा को शारीरिक के श्रम देने के लिए बाध्य थे। इसके अलावा इन शिष्यों में अलग अलग पेशे के लोग थे, जैसे कुम्हार, बरई, चर्मकार, मूर्तिकार आदि। यहाँ तक कि युद्ध के लिए अस्त्र शस्त्र बनाने, नाव बनाने, हाथी पकड़ने आदि कार्यों में भी वे निपुण थे। अहोम शासन तंत्र उनकी इस निपुणता का पूरा लाभ उठाता था। साथ ही राजतंत्र द्वारा इनका आर्थिक और सामाजिक शोषण भी किया जाता था, इसे नकार हम नहीं सकते। अहोम राज्य की सभी पुरुष प्रजा 15 से 50 वर्ष की आयु के पुरुष अहोम राजा के पाइक अर्थात बेगार थे। प्रारंभ में 4 पाइकों को मिलाकर एक गोट इकाई बनाया गया था। इन्हें 4 लोगों के दल से प्रत्येक व्यक्ति 3 महीने के लिए राजा का काम करता था। बाद में राजा राजेश्वर सिंह के शासन काल में पाइक की इकाई की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। अंततः प्रत्येक पाइक को 3 महीने की जगह 4 महीने तक बेगार करना पड़ता था। इससे प्रत्येक पाइक पर 1 महीने का अतिरिक्त बोझ आ गया था। जैसे कि इसमें बच्चों बताया गया है कि आर्थिक और सामाजिक कारण, तो जो महामारिया सत्र के अधिकांश शिष्य शूद्र वर्ग के तथा जनजाति वर्ग के आते थे और अहोम दरबार अहोम राजा इनको बेगार का काम कराते थे, फ्री में, मुफ्त में खाना दिया और मुफ्त में काम इनसे कराते थे। वे शस्त्र बनाने में, हथियार बनाने में, नाव बनाने में, यानी तमाम कालक्रम में वे निपुण थे। नाव बनाना हो, जैसे कि बरई हो गया उसको हम कारपेंटर बोलेंगे, लोहार हो गया, चमड़ा का काम करने को चमड़कार है, मूर्तिकार है। ये सभी कामों में वे लोग निपुण थे और इसकी उम्र थी बच्चों 15 से 50 वर्षों के मध्य के व्यक्तियों को अहोम राजा के यहाँ बेगार का काम अर्थात पाइक का काम करना पड़ता था। बाद में राजा
राजेश्वर सिंह के शासनकाल में इन्हें 4 व्यक्तियों की संख्या, यानी कि पाइक प्रथा अर्थात बेगार जो व्यक्ति 4 व्यक्तियों से कराया जाता था, उसकी संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया, लेकिन 3 महीने से उसे 4 महीने में कन्वर्ट कर दी गई, बदल दी गई, जिससे काफ़ी असंतोष बढ़ गया। और यह असंतोष बढ़ना स्वाभाविक भी था, क्योंकि यह अहोम राजतंत्र के द्वारा म्यांमारिया सत्राधिकार, उनके महंत, उनके अनुयायियों को इतना सताने लगे कि अब बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो गई थी। इसीलिए आर्थिक सामाजिक भी म्यांमारिया विद्रोह का प्रमुख कारण है। तो प्यारे बच्चों, 9वीं क्लास के, विचार करो, आप अनुमान लगाइए कि पाइक प्रथा के द्वारा अहोम शासन काल में प्रजा का किस प्रकार शोषण किया जाता था। बच्चे, आप अनुमान लगाइए कि पाइक अर्थात बेगार की प्रथा अहोम शासन काल में प्रजा को किस प्रकार शोषण किया जाता है। तो मेरे अनुसार से बच्चों, पाइक प्रथा एक बहुत ही कठोर से कठोर अनैतिक प्रथा थी, क्योंकि सभी व्यक्तियों का अधिकार है कि वह राजा के आज्ञा को तो वह माने, राजा के सभी आदेशों को हम मानने के लिए बाध्य हो, लेकिन वह अगर राजा या राज्य के काम में करता है तो उसे पूरे परिवार की भरण पोषण की समुचित खर्चा राज्य जो है अहोम राजा उनको उठानी चाहिए। लेकिन इसमें बिल्कुल ही मुफ्त थे, बेगार, मुफ्त में काम करना है, उसके बदले में उनको कुछ भोजन के अलावा कुछ नहीं मिलता था। और यह सबसे कैंसर के समान भयानक रोग प्रथा थी, और यह म्यांमारिया विद्रोह का सबसे बड़ा कारण भी बना, क्योंकि व्यक्ति को व्यक्ति न समझकर जब उसको हम जानवर समझने लगते हैं तो वही विद्रोह का कारण भी बनता है। अब हम बच्चों, पाइक के शोषण की एक और प्रक्रिया थी, उनका श्रेणी विभाजन। तो पाइकों को 2 श्रेणियों में बांटा गया था। प्रथम श्रेणी में कारी पाइक थे, कारी पाइक थे, जिनकी संख्या अधिक थी। दूसरी श्रेणी समूह पाइकों की थी। संख्या में कम होने पर भी कारी पाइकों की तुलना में इनका महत्व अधिक था। मजदूरी के रूप में ये नगद मुद्रा पाते थे, लेकिन कई कारणों से समूह पाइकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ जाने के कारण कारी पाइकों की संख्या में कम होती गई। अंततः उन लोगों का शोषण भी बढ़ गया। फलतः सामाजिक विषमता बढ़ जाने के कारण स्थिति काफ़ी भयावह हो गई, भयंकर हो गई। म्यांमारिया शिशुओं के मन में भी यह भ्रांति हो गई, एक ग्लानि हो गई, यह क्रोध का कारण बन गया कि अहोम राजतंत्र आर्थिक रूप से उन पर निर्भरशील है। अंततः अहोम राजा को शीघ्र ही उनके साथ समझौता करना पड़ेगा। इस भ्रांति में पड़कर म्यांमारिया शिष्यों ने अपने ऊपर किए जा रहे शोषण का अंत करने के लिए अहोम राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का मन बना लिया। वे मात्र विरोध की घोषणा करने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा में थे। म्यांमारिया महंत अष्टभुज का पुत्र रागनी उसी समय जोरहाट के पास मालो मैदान में एक बड़ा मैदान बनाकर शिशुओं के जन बल का पता लगाना चाहता था।
आशा के अनुरूप शिष्यों ने एक एक कुदाल मिट्टी डालकर विशाल मैदान तैयार कर दिया। उन्होंने जनबल का प्रमाण देने के साथ विद्रोह का भी संकेत दे दिया था। तो बच्चों, जरा विचार करो, प्रत्येक युग में और प्रत्येक देश में शोषितों द्वारा शोषण के विरुद्ध विद्रोह करने की घटना देखी जाती है। क्या मोहम्मदिया विद्रोह शोषण के विरुद्ध एक संग्राम था? तो हाँ था, क्योंकि हर एक देश में, हर एक समाज में और हर एक युग में शोषित द्वारा शोषण के विरुद्ध विद्रोह करने की घटना हर एक युग में, हर एक युगांत में, हर एक समय में, हर एक देश में यह घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तुम रामायण का नाम ले सकते हो, जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, और निकट आएंगे तो फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, तथा भारत में भी मुगलों का आक्रमण, लंबे समय तक शासन करना, अंग्रेज़ों का अत्याचार, इस तरह तमाम शोषित द्वारा शोषण के विरुद्ध विद्रोह की घटना इतिहास में तुम्हें पढ़ने को मिल जाएंगी। इसलिए मोहम्मदिया विद्रोह असम के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना है, इसे हम नकार नहीं सकते हैं। और इससे यह भी जाहिर होती है कि जनमत अगर एकत्रित हो तो कितनी भी मजबूत राजतंत्र को उखाड़ फेंकने में तनिक भी देरी नहीं हो सकती है। चाहे वह रूस का लुई 14वां हो, इंग्लैंड के विलियम्स हो, चाहे वह भारत के मुगल राजवंश हो, लोधी वंश हो, किसी को उखाड़ फेंकने में, या और इधर आएंगे तो अंग्रेज़ जो काफ़ी शक्तिशाली थे, उनको भी भारतीय जनता ने एकता के सूत्र में बांधकर और अंग्रेज़ को भी भागने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए एकता में बच्चों काफ़ी शक्ति होती है। तो मोहम्मदिया विद्रोह और मोहम्मदिया सत्र के भक्तों के द्वारा यह विद्रोह कोई नई बात नहीं है। शोषित और शोषण के विरुद्ध सदियों से चली आ रही एक प्रतिद्वंदिता का छोटा सा उदाहरण है। धन्यवाद। मैं अगले एपिसोड में विद्रोह का आरंभ 3.3 पेज नंबर 50 के समय में के बारे में मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ संध्या, नमस्कार। और हमारे बच्चों को मैं ऐसा करता हूँ, इनसे वो ज़रूर कुछ शिक्षा लाभ लेंगे। धन्यवाद।